नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 8 दिसंबर की शिफ्ट 1 to 3। ठीक है, और देखो काफी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए, तो तैयारी आप उसी लेवल की बना के चलना। ये 15 क्वेश्चन सीजीएल के, आप सीजीएल ले लो चाहे सीएचएसएल, उनके 25 क्वेश्चन के बराबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने अच्छे लेवल के सवाल उसमें भी नहीं मिले होंगे। जिन लोगों ने अगर देखे होंगे प्रैक्टिस सेट, वो उससे आप एहसास कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी अगर सीजीएल मेंस के लिए देख रहा है तो उसको 100% बेनिफिट मिलेगा अगर पेपर अच्छे लेवल का आता है तो। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और एक कॉपी पेन लेके साथ बैठिएगा, क्वेश्चन जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा। और सबसे पहले अगर मान लो कोई दिक्कत आती किसी सवाल में, तो यहाँ पर लिख लिया, जैसे 8 तारीख का आया तो 8 तारीख डाल दी, शिफ्ट 1 डाल दी और क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया और वीडियो की ड्यूरेशन लिख दी इतने पर। जब उस कॉपी पे एक पेज में सारे नोट हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन टफ होंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो। अब जब देखना हो तो वीडियो को ओपन करो, वहीं से देखना शुरू करो। अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, वहां पर भी मार्क करके आप देख सकते हैं। बार बार रिवाइज तो करनी ही पड़ेंगी, चीजें इतने अच्छे लेवल की पूछी गई हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो ये पहला सवाल है हमारा, कह रहा है 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला 6 से 1/2 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। इसकी खुदाई से निकली मिट्टी को 5 मीटर चौड़ा एक तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई कितनी है? अब यहाँ से देखो क्या रहा, जैसे मान लो ये कहीं जमीन रही होगी, ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से ये कुआं है, ये रहा इस तरीके से, इसी कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है। इसकी गहरा कितना, ये 6 से 1/2, यानी कि 6 दूनी 12, 1 13/2 इसकी क्या है, गहराई है। अब इसमें से मिट्टी निकाली गई है ना, वो यहाँ पर इस तरीके से डाली जा रही है, इस तरीके से। तो एक चीज बताओ, एक तरीके का ये भी तो बाहर खोखला बेलन ही बन रहा है। तो अगर इतने पार्ट का अगर एरिया लिखते तो पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इसकी इन रेडियस कितनी थी, 4, बाहर चौड़ाई कितनी हो रही, 5, तो टोटल कितनी आ गई, 9 का स्क्वायर, माइनस में 4 का स्क्वायर, इनटू में हाइट हो गई, क्योंकि इसकी तो हाइट हमें पता नहीं है, चौड़ाई पता थी, उससे बाहर की त्रिज्या अंदर की त्रिज्या में पता ही थी, दोनों पता हो गई। अब ये जो बराबर होगा इसका वॉल्यूम, वो इसके मिट्टी जो निकली है इसके बराबर होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई R स्क्वायर का मान कितना हो गया, 4 गुणे में 4 हो गया। हाइट कितनी हो गई, 13/2 हो गई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, ये बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला। एक बार 9 4 13, 9 से 4 गया 5 हो गया, इंटू में H हो गया, बराबर में हो गया 4 गुणे, या तो काट लो, 2 दूनी 4, यानी कि 8 गुणे में 13 हो गया। तो ये कैंसिल आउट, 16 पंजे 80 होता है, यानी कि 1.6 आंसर। अगला सवाल, 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है तथा संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल इतना है, वह संख्या निम्न में से 2 संख्याओं के बीच स्थित है। अब इनमें से मैं बतानी, देखो ये संख्या मान ली, इकाई का अंक बड़ा यानी कि b माइनस का a बराबर में 4 दिया है। कह रहा था उस संख्या और संख्या के अंकों का योगफल का गुणनफल दिया था 8 to 6। अब इनके फैक्टर कर लो, यहां से किया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। अब इसको करेंगे, ये 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो गया, बचा 6, 7 नेम 63 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर हमें यहाँ पर इस तरीके की संख्या बनानी होगी कि ये चीज हमारी फॉलो हो जाए, तो देखो अभी हमारे पास 59 डायरेक्ट निकल आई, नहीं आती तो इनका कहीं ना कहीं गुणा करके किसी से बना लेते। तो 59 ये एक्यूरेट आ गई, यानी कि बी का मान 9 रहा होगा, ए का मान 4 रहा होगा, बन गई ना संख्या। आप कह रहा था ये संख्या किसके बीच होगी, 55 और 60 के बीच होगी, आंसर लगा दो। अगला सवाल, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये 5 होगा ना, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इसे अंकित मूल्य पर इतनी और इतने की 3 क्रमागत छूट देने के बाद इतने में बेचा जाता है एक्स का मान। अब 800 की चीज थी, 10% की छूट देंगे तो ये 90% बचा होगा, ठीक है। इसी तरीके से पहले पूरा लिख लिया करो, उसके बाद जो बचेगा उसका देखा जाएगा। 20% की छूट देंगे तो 80% चीज हो गई। अब ये हो गया 4032 अपॉन में 10 हो गया, ठीक है। ये 0 इससे कैंसिल आउट, ये 0 इससे कैंसिल आउट। इधर करेंगे तो ये 8 पन्ने 40 हो गया, 0 कर देंगे, 8 चौक 32 हो गया। अब यहाँ पर देखो 9 छक्का 54, 9 से कटेगा क्या, पहले तो इसको काट लो यहाँ से। अब यहाँ पर 5 4 9, 9 एकम 9 हो गया, इधर करेंगे 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 हो गया यहाँ से। अब इधर करेंगे तो ये 8 7 56 हो गया, यानी कि 10 की चीज 7 में बेची जा रही। कितने की छूट दे दी, 3 की, किस पर, 10 पर, गुणा कर देंगे 100, आंसर क्या आ गया, 30% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए बी से 20% अधिक है, बी और सी से 40% कम है, यदि डी ए से 25% अधिक है
तो डी बी और सी के योग से कितना परसेंट कम है, यानी कि डी बी प्लस सी के योग से हमें इनका रेशियो पहले तो बनाना है, बात खत्म। यहां से देखा ए और बी 20% अधिक है, यानी कि 20% मतलब 20 पंजे 100, 1/5, यानी कि ये अगर 5 है तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। कह रहा था और बी सी से 40% कम है, यानी कि सी से 40% कम हो गया, तो बी और सी 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि ये 5 है तो ये 3 हो गया। अब पहले तो इनका रेशियो बराबर कर लेते हैं, तो ये तो 15 हो गया, इधर करेंगे तो 18 हो गया, और इधर करेंगे तो 3 पंजे 15, 25 हो गया। अब डी का मान निकालोगे तो ए से 25% अधिक है, यानी कि ये 18 का 125% मतलब 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो गया। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया। डी का मान कितना आ गया, 45/2 आ गया। बी प्लस सी का मान कितना आ गया, बी प्लस सी का मान अगर हम जोड़ देंगे तो 40 हो गया। इनका दोनों का रेशियो बना लेते हैं, तो इधर किया 5 ने 45 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, इधर करेंगे तो 9, ये 8 दूनी 16 हो गया। अब कितने परसेंट कम होगा किसके, बी और सी के योग से, देख लो कितना कम हो रहा, 7/16 हो गया, गुणे में 100 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 16 छक्का 96 हो गया, 4 बचा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 हो गया, 7 पंजे 35 कर देंगे, 7 दूनी 14, 3 17 हो गया, 7 छक्का 42, 43 आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से इतना अधिक है, 4 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा। यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना, 4 वर्ष बाद नहीं, चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी कि 4th ईयर का पूछा, यानी कि चौथे वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पर देखो पहली कंडीशन में अगर पहले साल का ब्याज निकालें किसी भी नंबर पर, यानी कि x का पहले साल का ब्याज इतना होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जिस रेशियो में हमारा अमाउंट बढ़ता है उसी रेशियो में चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। कहने का मतलब है जैसे अगर 10 से 11 लिखते तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल बढ़ता, ये अमाउंट बढ़ता, पावर में करते चले जाते उसी रेशियो में। तो देखो पहले साल ये बढ़ आ गए, अब दूसरी साल का अगर ब्याज निकालेंगे तो 11/10, ये पर्टिकुलर दूसरे साल का आ गया। अब कह रहा था तीसरे और दूसरे का डिफरेंस, यानी कि अगर हम देखते तो नेक्स्ट ईयर यही तो होता भाई, ये दूसरे से तीसरे पे जाते तो कितना डिफरेंस आता, 1 का आ रहा, तो 1/10 कर देते, बराबर में क्या हो गया, 2 4 2 हो गया, यानी कि x बराबर निकालते तो 22,000 रुपया आ जाता। अब वो चौथे साल का ब्याज का कह रहा था, यानी कि कहने का मतलब है कि ये पहले साल का हो गया, दूसरे साल का करेंगे तो ये हो गया, ये तीसरे साल का हो गया, और चौथे साल का ये हो गया, यानी कि ये पर्टिकुलर 4 साल का आ गया। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे एक तो ये बनेगा पूरा, ये 4 साल का है, और ये खाने 1 2 3, यानी कि 4 साल का टोटल हो गया। लेकिन ये चौथे साल में पर्टिकुलर इसी ईयर में कितना मिलेगा वो इस तरीके से निकल आता है। तो बराबर में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 22,000 इसका मान रख देना था, तो 22,000 और ये इंटू में कितना हो गया, अच्छा यहीं पर कर लेते, कहाँ गुणा कर देते हैं, 22,000 ये हटा दो यहाँ से, तो ये 3 जीरो तो चले गए यहाँ से। अब इनका अगर क्यूब करते हैं तो 1331 गुणे में हो गया 11/5, तो इधर कर लेंगे 1 4 6 और 3 1 4 हो गया, 1 हो गया, बटे में 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, 4 बचा, 5 ने 45, 1 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 दूनी 10, तो देखो आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कर लिया करो, कभी भी पूछा जाए दूसरे साल का तो पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो इतना कर देंगे दूसरे साल का, इसी तरीके से पर्टिकुलर ईयर का निकल आता है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु को इतने में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। इतने % लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो कभी भी ऐसा बोल दे कि ये लाभ इस हानि के बराबर है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, आपका डायरेक्ट आ जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखो कितना दिया था, 1384 प्लस का 1016 अपॉन में 2 कर दिया। तो यहाँ पर करेंगे या तो काट लो पहले, 2 छक्के 12 हो गया, 1 बचा, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 2 अट्ठे 16 हो गया। इनको जोड़ लेंगे तो ये 5 1200 हो जाएगा, और 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, यानी कि 7/6 कर लेंगे, 6 दूनी 12, 14 से में हमें बेचना पड़ेगा। भाई इसका तो पता है ना, 16 3 48, 48 2 50 हो जाएगा, 50/300 हो गया, 0 से 0 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 6 की चीज एक प्रॉफिट में बेचेंगे तो 7/6 में बेचेंगे। भाई हमने कर लिया। अगला सवाल, किसी निश्चित राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना है, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर इतना है। तो
तो वह राशि क्या होगी, यानी कि हमको सबको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी कितना था, 2 था, यहाँ पर बी कितना था, 5 था, तो बी कितना कर लेंगे, ओवरऑल कॉमन हमने 10 कर लिया, तो यहाँ पर 10 करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16 ए हो गया। इसी तरीके से अगर हम सी का लिखेंगे तो यहाँ पर 5 का गुणा होगा तो 5 3 15 हो गया। अब ए और सी का डिफरेंस 1 बराबर में 420, हमें राशि चाहिए थी, यानी कि 16 और 5 21 31 41 का मान चाहिए था, तो 1 दूनी 2 हो गया और 0 हमें 1 चाहिए था, तो पहले तो ये कैंसिल आउट, आंसर लगा दो यूनिट डिजिट्स। ठीक है, अगला सवाल, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब इतने इतने को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। शेषफल कितना है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या बोल दी, और ऐसा करो छोटे से बड़े की तरफ लिख लिया करो, जिससे आसानी रहती घटाने वगैरह में। यहाँ से क्या हुआ, 0 हो गया, 10 से 7 गया 3 हो गया, 9 से 6 गया तो 3 हो गया। अब इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 0 हो गया, 7 हो गया, 16 से 9 गया तब भी 7 आ गया। अब इन दोनों में आप साफ देख पा रहे होगे, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही, 11 कॉमन आ रही, यानी कि हमारे पास एक ये 0 मिलाकर 110 हो गया हमारा एचसीएफ। भाई जो भी कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 110 आया। अब किसी एक को डिवाइड कर लो भाई, रिमाइंडर हो जाएगा। तो 11 9 99 तो कर नहीं सकते, यानी कि 0 88 हो गया, तो इधर तो 3 बच गया, 10 से 8 गया, तो हमारा आंसर। अगला सवाल, 2 ट्रेनें ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू करती हैं। बी की चाल ए से इतनी अधिक है, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी वाई और एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः इतने घंटे और इतने घंटे का समय लेती हैं एक्स का। ये कंडीशन देखो जहां भी मिल जाए कि पार करने के बाद या लिखा होगा मिलने के बाद, तो सिंपल सा फार्मूला S1 अपॉन में S2 बराबर में रूट होता है T2 अपॉन में T1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ए के लिए समय कितना हो गया, ए के लिए समय हो गया 5 चौको 20 है, 21/5, ये क्या आ गया, टाइम आ गया। अब इसकी अगर हम स्पीड निकाल लें तो स्पीड कितनी हो जाएगी भैया, देखो बी और ए से 40% अधिक था तो 140 हो गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम अगर लिखेंगे बी के लिए तो बी की स्पीड कितनी आ गई, बी की स्पीड हो गई 7। ठीक है, अब इसका टाइम हमें एक्स पता था, वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा सवाल में। अब S1 हमें कितना दिया गया था, या तो ए के लिए जिसका भी स्पीड ऊपर लिखोगे उसके अपोजिट टाइम लिखा जाएगा, ये ध्यान रखो बस। तो यहाँ पर हमने लिखा इसका, यहाँ टाइम स्पीड लिखी 5 बटे में 7 लिख दिया, तो ऊपर टाइम किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, और नीचे किसका टाइम हो जाएगा, इसका, यानी कि 21, 5 ऊपर पहुंच गया। अब दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, 25 बटे में 49 बराबर में हो गया 5x बटे में 21, तो 5 25 हो गया, 7 7 49, 7 3 21 हो गया, 15 बटे में 7 बराबर में x, यानी कि 2 से 1 बटे में 7 आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो सिंप्लीफिकेशन सबसे आसान सवाल होते हैं, केवल मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर देखो 37 लिख दो, आगे पॉइंट में तो कुछ लिखा ही नहीं है जो घटाना पड़ता, और बटे में जितने के ऊपर वार लगे उतने 99। अब यहाँ पर देखो 41 माइनस का, जिसके ऊपर वार नहीं है वो घटा देते हैं, बटे में जितने नंबर पे वार है उतने 9, और जिस पर नहीं है उतने 0। ठीक है, अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला सवाल करना जरूर है, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, प्रैक्टिस जरूर करनी है। कह रहा है ऋतु की आय रेणु की आय से 25% कम है, रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है जबकि ऋतु अपनी आय का 20% बचाती है। ऋतु का खर्च रेणु की बचत से कितना % अधिक है। तो देखो यहाँ पर ऋतु जी थी भाई और रेणु, ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान मत देना अगर गलत हो जाए। कह रहा था आय 25% कम है, यानी कि अगर इसकी 100 है, 25% कम का मतलब 75 हो गई। ठीक है, अब कह रहा था कि हमें क्या चाहिए, ऋतु का खर्च चाहिए, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर चाहिए और इसकी सेविंग चाहिए, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा था रेणु अपने आय का 60% खर्च कर देती तो 40% बचा रही होगी। अब इसका हम 40% निकालते तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि सेविंग आ गई। अब कह रही थी कि जबकि ऋतु अपनी आय का 20% बचाती है, यानी कि खर्च कितना कर रही, 80% कर रही, यानी कि 0 से 0, 8 पन्ना 40 हो गया, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 हो गया। कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे, 2 से गुणा कर दो 100, आंसर आ गया 50। अगला सवाल,
एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा इतनी है, उसमें एक अंतःवृत्त बनाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसके, देखो ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर लिखेंगे तो a/2√3 होती है, और अगर कैपिटल आर यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे तो a/√3 होती है। अब यहाँ पर देखो किसका मान दिया गया था, हमें भुजा का मान, यानी कि हमें इससे मतलब है, तो 18√3 अपॉन में कितना हो गया, 2√3 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि स्मॉल रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई। अब एरिया लिखना था, पाई साथ में चिपका था आंसर, क्योंकि एरिया आपको पता है πr²। अगला सवाल, 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है, इन संख्याओं का औसत का 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब आरोही क्रम अवरोही में कोई दिक्कत तो नहीं होती। देखो आरोही छोटा लिखा तो नंबर छोटे से ही स्टार्ट होता हुआ बड़े तरफ जाएगा, अब अवरोही बड़ा होता है तो बड़े से स्टार्ट होते हुए छोटे की तरफ जाएगा। तो ये चीजें लर्न करने का तरीका अपना अपना। अब कह रहा था जैसे मान लो A और B, ये C और D, कह रहा था इन संख्याओं के औसत, यानी कि इन सबका औसत अगर हम लिखें तो ये हो गया, इसका 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, D होगी, क्योंकि अवरोही क्रम में है, तो D से कितना 21 कम है। कह रहा था पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली 3 संख्याओं का सम कितना होगा, 36 होगा। तो यहाँ पर रख देंगे ना 36 प्लस का D बराबर में हो जाएगा 5 को 20, यानी कि 20D माइनस का 21 दूनी 42, 420 हो गया। अब D एक तरफ कर लेंगे तो इधर आ जाएगा 19D, इधर आ जाएगा तो 0 6 आएगा ना, 6 3 2 5 हो गया, 4 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38 हो गया, 7 बचा और 19 चौक 76, आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल, कोई राशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतनी हो जाती है, वह राशि इतने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में x हो जाती है, तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो पहले तो रेशियो बना लेते हैं, यहाँ पर मैं 1000 प्रिंसिपल मान रहा हूँ, रीजन क्या पॉइंट वगैरह है तो ये सब चले जाएंगे। 1000 प्रिंसिपल होता, अगर हम यहाँ से ब्याज निकालते 4 दूनी 8, 1 9 बटे में 2 बटे में 100 हो जाता, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट इससे चला जाएगा। तो इधर करेंगे 9 पन्ना 45 हो गया, हासिल लगा 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76 बटे में 2 हो गया। अगर हम यहाँ से ब्याज निकालते तो इसमें 1000 सॉरी अमाउंट तो 1000 में जोड़ना पड़ता, यानी कि 2765 बटे में 2 आ जाता। इसी तरीके से सेम राशि पर यहाँ से 10 दूनी 20, 1 21 बटे में 2, गुणे में 6 तियां 18 और 2 20 बटे में 3, तो 3 सत्ते 21 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि यहाँ से करते बटे में 100 और ले लो, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ से कितना ब्याज मिल गया, 700 ब्याज मिल गया। और अगर हम यहाँ अमाउंट बनाते तो कितना बनता, 1700 बनता। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का रेशियो बना लेते हैं, बाकी तो हमारा आ ही जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या करते हैं, इनका रेशियो बना लो, ये 1700 है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ काट लें, चलो 55 25 2 बच गया, 55 25 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, इधर करेंगे तो 5 तियां 15, 5 को 20, 0 हो गया, 5 5 10 तो 3 13 हो गया, 17 से कटेगा क्या, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, नहीं कट रहा, तो ऐसे ही लिख लो 553 रेशियो में 0, 2 चौकू 8, 2 तियां 6 हो गया। 553 का मान हमें दिया गया था 85715 पॉइंट लगा हुआ था, इनटू में 680 का मान निकालना था। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिखा है, यूनिट डिजिट यहाँ पर अलग अलग दिख रही हैं, तो हमें क्या करना है, केवल 15 गुणे में 68 कर लेना है। इतना करते ही हमारा आंसर कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। 15 अट्ठे 120, वहां से लगा 12, 15 छक्का 90, 90 में 12 जोड़ देंगे तो 102 बन जाएगा। ठीक है, अब 102 बन गया तो 5 5 3, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिल जाए, तो सिंपल सी बात है, 8 करेंगे तो 4 दे देगा, 4 करेंगे तो यही आंसर दे देगा, ये 18 दे देगा, ये भी कैंसिल। बाकी अगर कैलकुलेशन करना हो तो आप करते रहना भाई, 17 चौकू 68 करके इस तरीके से गुणा करके फिर भाग कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को प्रतिदिन इतने घंटे काम करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सिंपल सवाल है, MDH वाला होगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से 30 गुणे में 8 हो गया, गुणे में 28 हो गया, बराबर में हो गया 20, गुणे में 10 दूनी 20, 21 बटे में 2 हो गया, गुणे में x हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी कट रहा है उसको काट लो, पहले तो 10 तियां 30 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 8 चौक 32,
ये तो आसान फार्मूला होता है भाई, MDH वाला ना, M1 D1 इनटू में T1 अपॉन में W1, इसी तरीके से इधर 2 वाला लिख देंगे तो वर्क तो बराबर है, कैंसिल है, लगा दो फार्मूला। अगला सवाल, 3 पक्षी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं, वे एक चक्कर क्रमशः इतने इतने और इतने मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो वे कितने समय के बाद आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे। आरंभिक स्थिति का मतलब हो गया कि जैसे पहली बार मिल रहे थे वैसे ही दोबारा कब मिलेंगे। देखो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से 9 हो गया, तो ये 9 तियां 27, 9 पन्ना 45 हो गया। अब जो 9 गया है ना, इसमें 3 भी तो आया ना, तो इससे 3 हटा दो तो यानी कि 20 बचा। अब यहाँ पर देखो इसमें कुछ 3 तो कहीं जाना नहीं है, तो 3 को ऐसे ही चिपका दो। अब इसमें 5 और 20 में 5 कॉमन आ गया, अब बचा 4 है 5 में, भाई यहाँ तो 5 गुणे 4 है, एलसीएम आ गया। अब 9 तियां 27 पंजे 135 हो गया, गुणे में 4 कर देंगे, 4 पंजे 20, 13 चौकू 52 और 2 54, यानी कि 540 आंसर। अगला सवाल, 2 स्थानों ए और बी के मध्य की दूरी इतनी है। एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान बी की ओर इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी बस सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और स्थान ए की ओर 50 की चाल से चलती है। दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। बहुत आसान सवाल हो गया ना। एक चल रही थी 6 बजे, एक चल रही थी 7 बजे, यानी कि ये 1 घंटा पहले चल रही थी। इनके बीच की दूरी तो 190 थी, लेकिन जो 1 घंटा में इसने दूरी कर ली होगी 40 कवर, तो ये 40 अब कम हो गई ना। अब यहाँ से यहाँ तक उसे 150 जाना पड़ेगा। अब दोनों एक ही समय पे चल रहे हैं, बस 150 में दोनों एक दूसरे की तरफ, तो 90 हो गया। यहाँ 0 से 0 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिरका 9, यानी कि 3 एकम 3 हो गया। और बचा कितना है, 2 बटे में 3। अब इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो 3 दूनी 20 दूनी 40 हो गया, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट बाद मिलेंगे, जिस समय वो चलना स्टार्ट करेंगे। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 40 था, बात खत्म। बाकी यहाँ पर ये भी 7 बजे चला, ये भी चला, तो 7 में जोड़ देंगे 8:40 आंसर। अगला सवाल, राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे इतने में बेचा। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 24% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत सिंपल सवाल हो गया भाई। देखो 20% की छूट देने के बाद यानी कि 80% में चीज बेची, तो 80 का मान 1476 हो गया। अगर इसमें हम 100 का गुणा कर दें तो ये क्या बन गया, मार्क प्राइस। भाई अंकित मूल्य 100 माना, 100 पर 20% की छूट दे देंगे तो 80, 80 बराबर ये हो गया, 100 बराबर निकाल लिया मार्क प्राइस। अब कह रहा था कोई छूट ना देता, यानी कि मार्क प्राइस पे ही बेचता, तो कॉस्ट प्राइस पे उसे कितना प्रॉफिट होता, इतना प्रॉफिट होता। अब क्रय मूल्य निकालना था बस, ठीक है। तो आसान सवाल बन गया। अब ये तो कैलकुलेशन के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते, 2 चौकू 8 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि 4 से कट जाता, 2 दूनी 4 हो गया, इधर 2 तियां 6 हो गया और 1 बच गया, 2 छक्के 12, दोने में 18 हो गया, 6 3 9 9, 4 2 6 1 7, 9 से अभी भी कट रहा है लेकिन अब कुछ बनता नहीं है उससे, इधर काट लो, 4 तियां 12, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। तो 369 इंटू में 25 इंटू में 100 अपॉन में हो गया 31 इंटू में हो गया 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 62 हो गया। कटता तो अभी भी लेकिन काटेंगे नहीं, नहीं तो फिर ऊपर बहुत गुणा करना पड़ेगा, इतना नहीं करना है हम लोगों को। अभी ये काट लिया था, मजबूरी थी, नहीं भी काटते, अच्छा नहीं काटते। देखो यहाँ पर भी आप तरीका देखो कैसे लगा सकते हैं। ये हटा दो, बिल्कुल दिमाग में आ गई चीज तो बताना पड़ेगा ना, ये भी हटा दो सॉरी। अब यहाँ पर देखो बचा क्या था, 3 6 9 1 2 3 4 0 बचे थे। इधर करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, बराबर में क्या हो गया, सीपी हो गया। 2 4 8 से हम डायरेक्ट भाग करते हैं, 3 6 9 1 2 3 4, एक बार चला जाएगा 2 4 8। क्यों चला गया, क्योंकि ऑप्शन मैंने देख ली है, 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा लेंगे 0। अब ऑप्शन में सबसे बड़ा 6 है, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 यहीं पर हो गया, 12 से बड़ा, तो ये तो कैंसिल हो गया। 5 वाला लेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो सकता है, फटाफट गुणा करो, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20 और 4 24 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, 1240, 1210 से बड़ा है, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार वाला ना, बचपन से छोटे से करते चले आ रहे थे, याद है ना, वो कॉपी इस तरीके वाली मिलती थी, फिर इस तरीके से लिखते थे, फिर इधर रचा रचा के, तो ये नहीं भूलना है भाई। अगला सवाल, राधा ने एक घड़ी इतने % के लाभ पर बेची, यदि उसने उसे 50 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। बिल्कुल आसान सवाल बन गया। 15 से 13 गया तो 2 बचा, 2.5 का मान दे दिया था 50, तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था, तो हमें 112.5 का मान निकालना है। तो इधर करेंगे 25 दूनी 50, यानी कि
200 गुना हो रहा था क्या, 20 गुना, हाँ ठीक है, इसका भी 20 गुना कर देते तो ये तो चला गया इससे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, आंसर आ गया। भाई हमारे पास 100 की चीज थी, 12.5% का मतलब हो गया 112.5 में बेच रहा। अब इधर कह रहा था 15% का लाभ हुआ तो 115, हमारे हिसाब से क्या डिफरेंस था, 2.5 का था, उसका मान दिया गया था हमको 50, हमें इसका मान निकालना था। अगला सवाल, एक हॉल 14 मीटर 11 मीटर चौड़ा है, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है तो हॉल का आयतन क्या होगा। देखो भैया एक चीज तो आपको पता ना, जैसी फर्श होती वैसी हमारी छत होती है, ठीक है, तो दोनों का अगर आयत वो निकालेंगे एरिया तो 2 का गुणा कर देंगे, दोनों का मिल जाएगा, तो एल इंटू में भी यानी कि 14 गुणे में 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना था, हॉल का आयतन चाहिए था। देखो आयतन निकालने से पहले हमें ये पता है एल बी एच होगा, यानी कि 14 गुणे में 11 होना ही होना ए, और हमको एच निकालनी है, तो 11 की डिविजिबिलिटी पहले कर लेते ना, 8 4 12 4 16 हो गया, 6 6 12 नहीं होगा, 9 8 17 17 4 21 हो गया, 6 4 10 ये कट गया, ये भी नहीं कटेगा, 9 5 14 और 2 16 7 3 10 ये भी नहीं कटेगा, आंसर तो पहले ही आ गया। समझ गया। अगर नहीं आता तो अभी भी इसमें एक ऑप्शन था 7 गुणे में 2, यानी कि 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, तो अगर आ जाता बढ़िया बात है, नहीं तो कैलकुलेशन तो करना ही है। अब ये जो क्षेत्रफल था चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, एल प्लस का बी। भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल एल प्लस बी इंटू में एच होता है, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 25 हो गया, इंटू में हमें हाइट चाहिए, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख लो, क्या लिखेंगे 14 गुणे में एरिया, वो वॉल्यूम निकाल ले, 14 गुणे में 11। अब यहाँ पर हाइट लिखेंगे तो 14 गुणे में 11 बटे में 25 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 14 14 में 196 गुणे में 11 गुणे में 11 हो गया, यहाँ से करेंगे तो ये बना देगा 6 9 6 15 हो गया, 9 1 10 हो गया, 11 हो जाएगा, और 9 1 10 11 हो गया, 2 हो जाएगा, फिर से गुणे में 11 है, फिर करेंगे तो 6 6 5 11 हो गया, 5 1 6 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 हो गया, बटे में हमें 25 करना पड़ेगा। अब देखो 25 ने में 225, अब 25 ने में 225 किया, बचा 12 हो गया, और 25 चौकू 100 हो जाएगा, यानी कि 94 मिल गया, आंसर लगा दो। कैलकुलेटिव सवाल था, आप इससे दिमाग लगा के थोड़ा निपटा सकते थे जल्दी, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है, तो बी की तुलना में ए 30% अधिक, यानी कि ये 10 है तो ये 13 हो गया, तथा बी एक कार्य को 13 दिनों में कर सकता है, तो अकेला ए कितने दिनों में कर सकता है। भैया ये इफिशियंसी हो गई, अगर टाइम का रेशियो लिखेंगे अपोजिट होता है, 13 और 10 हो गया, 13 बराबर में 13 हो गया, 10 बराबर में 10, आंसर। अगला सवाल, एक परिवार में प्रति माह 20 केजी चावल की खपत होती है, चावल का मूल्य 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की नई खपत कितनी होगी। देखो 100 की चीज थी पहले, 135 पहुंच गया, लेकिन वो चाहता कितना है, 108 चाहता है। भैया कितना कम हो रहा है हमारे हिसाब से, 15 से 8 गया तो 7 हो गया, यानी कि 27 कम हुआ, किससे, 135 से, गुणे में कर देंगे 100, यानी कि 27 पंजे 135 हो गया, 20% हमें कम करना पड़ रहा। अब 20% हमें कम करना पड़ रहा है तो वो खाने पर ही तो कम करेंगे, और किससे, तभी तो हमारा बन पाएगा। भाई देखो उसने खर्च 8% वृद्धि करनी है, यानी कि ये करनी है, लेकिन उसने इस पे कम नहीं करना है पैसा, यहाँ पर तो वो कर रहा है जो कर रहा है, इतना पैसा हो चुका उसके पास, लेकिन इसी में तो कम करोगे तभी तो 8% खर्चा आएगा, क्योंकि ये तो रेट फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि अगर वो इतना खर्च करना चाहता है तो हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी, तो वो कमी किस पर होगी, जितनी खपत होगी उसी पर, तो 20% की कमी करेंगे तो 80% चीज बचेगी, आंसर 16 आ गया। अगला सवाल, फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उसने 30% सेब बेच दिए, अभी भी उसके पास 245 सेब है, आरंभ में सेब कितने थे, यानी कि 7 7 21 7 पंजे 35, आंसर। ठीक है, अब इस तरीके से नहीं लिखना है कि 70 बराबर कर रहे 2 4 5 फिर आप 100 बराबर निकाल ले, नहीं, यहाँ पर मैंने क्या किया, 7 आ रहा था, 7 से यहाँ काट दिया, 7 21 7 पंजे 35, जहां 35 लिखा वही आंसर। अगला सवाल, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यदि पार्क की परिसीमा के समानांतर इतने की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी पहली बात तो ये देखो, मीटर स्क्वायर में चाहिए तो हम हर चीज मीटर में बना लेते हैं, तो अब वो परमाप से जा रहा था तो 5 3 8 x हो जाएगा, परमाप इंटू में 2, ये टोटल परमाप हो गया। ये कितनी चाल से जा रहा था, ये दूरी 6 की चाल से, 5/18 करेंगे, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड में हम बना रहे हैं इसको, तो 5 गुणे में 18 ऊपर पहुंच गया,
बराबर में 10 मिनट, मिनट को घंटे में सॉरी सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो ये बिल्कुल काट लेते हैं, 6 तियां 18, 3 दूनी 6, 6 का मतलब एक बार चला गया और इधर हो गया, इधर जाएगा तो x बराबर में 5 इंटू में 100 बटे में हो गया हमारा 8। तो इधर कर लेंगे 5 दूनी 10 हो गया, अच्छा 4 से कटेगा 25 हो गया, 4 दूनी में 8 हो गया। यानी कि इतना हमें बन के आया। अगर हम एरिया लिखते तो 5x इंटू में 3x यानी कि x का स्क्वायर आता, 5 गुणे में 3 और गुणे में आ जाता हमारा 25 पंजे 125 का स्क्वायर करना पड़ता है। ऐसे ही लिखो अभी देखते हैं अगर कुछ जुगाड़ बनती है तो वो भी बनाई जाएगी। ये 2 गुणे में 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो समझ में आ रही चीजें। देखो क्या हो रहा है कि ये 55 25 ये भी बन रहा है और यहाँ पर 5 तियां 15 हो रहा है। तो लिख सकते हैं 15 गुणे में 15 625, क्योंकि 25 का तो क्यूब याद है, बटे में 4 हो गया। अब इनमें गुणा कर लेंगे, 15 पना 75 हो गया, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 15 छक्का 90, 90 और 3 93 हो गया, 15 पना 75 और 9 84 हो गया, 84 की 4 होगा ना, हासिल लगा 8, 15 एकम 15 8 23 हो गया, बटे में 4 कर देंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 बच गया और 4 पंजे 20 फिर से हो जाएगा। तो 5 8 5 आंसर। बाकी आप करते रहना आगे। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तथा उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर समयावधि का साधारण ब्याज इतना है। उस धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए रेट का। अब देखो ट्री मेथड लगाते हैं तो ट्री मेथड में ये देखो, अगर मान लो कितनी साल का था, 2 साल का ब्याज था, 1 साल का अगर हम यहाँ से निकालते तो 2 ने में 18, 2 छक्के 12 जीरो आता, यानी कि 960 यहाँ पर भी मिलता, 960 यहाँ पर भी मिलता। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता इसके ऊपर वो R% के हिसाब से मिलता, वो क्या है, अब फिर टोटल अगर मिलाते इन सबको तब चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता। तो यही तो हमें दिया गया था। ये क्या दिया गया था, इनका डिफरेंस, यानी कि 1996.8 डिफरेंस हो कर देंगे 1920, यानी कि ये 6 हो गया, 9 से 2 गया 7, ये आ गया। इसी का तो मान दिया गया था 76.8, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 960 का R% बराबर में हो गया 76.8। तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, ये पॉइंट इससे चला जाएगा तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। फिर इधर करेंगे तो 16 तियां 48 हो जाएगा, 16 पंजे 80 तो ज्यादा हो जाएगा, 16 चौकू 64 हो गया, यानी कि 16 अट्ठे 128 हो गया। R बराबर कितना आ गया, 8% आ गया। बात समझ गए कि नहीं समझे। अब कहानी और आगे स्टार्ट होती, कह रहा था वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों का मिश्र धन हमको बताना था। अब 8% को लिख क्या सकते थे हम, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 25 से 27। तो 3 साल की कह रहा था तो क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 27 का क्यूब 19,683, 15,625। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, सवाल इतना आसान नहीं है जितना वो देखने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट चाहिए होगा, सॉरी प्रिंसिपल चाहिए होगा, तब हमारी बात बन पाएगी। तो प्रिंसिपल हम कहाँ से निकालेंगे भैया, एक ही तरीका साधारण ब्याज। अब 2 साल का साधारण ब्याज इतना दिया गया था, अगर हम 100 मानते प्रिंसिपल 8% रेट होती तो हमारे हिसाब से 16 रुपया ब्याज आता। तो हमें उसी पर तो काम करना है, यानी कि अगर हम देखते तो 16 बराबर में दिया गया था 1920, 100 बराबर हमें निकालना था। तो इधर 8 से कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 जीरो हो गया। इधर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 12,000 आ गया। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। बस 12,000 जो मान था वो 15,625 का था और हमें निकालना था 19,683 का मान। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा भैया, करते हैं। 25 चौकू 100 हो गया, अब बचा कितना है 20, 25 अट्ठे 200 हो गया, 0 हो गया। इधर तो 625 बचेगा, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। फिर से इधर काट लेंगे, काट लें कि ना काटे समझ में नहीं आ रही बात। 6 5 11 तो 13, चलो काट लेते हैं। 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 55 25 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 ने 45 हो गया, बचा कितना है 3, 5 छक्का 30 हो गया। अब इसमें अभी भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लो 100 माइनस का 4 इंटू में कर लेते हैं 19,683। ठीक है, अभी इसी को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे उसको, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल है, अब हम इसमें क्या ही करें। 19,683
00 आ जाएगा, 4 का गुणा करके घटा देते हैं तो 4 तियां 12 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 33 हो जाएगा, हासिल लगा 3 हो गया, 4 चंग 24 और 3 27 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 19 चौक 76, 76 और 2 78 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, 10 से 2 गया 8 हो गया, 9 से 3 गया तो 6 हो गया, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, 17 से 8 गया तो 9 हो गया और 15 से 7 गया तो 8 हो गया और इधर 8 बच गया, इतना आ गया। अब यहाँ से हमें इसी में भाग करना था, 1889568 हो गया और डिवाइड करना था हमें 125 से। तो पहली बार तो हमें एक ही बार भाग जाएगा, एक सेकंड देख लें आंसर आ भी रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन का सारा लेना, देखो 15 14 14 15 यानी कि एक बार, फिर दूसरे में 5 बार या 4 बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक बार किया तो 125 हो जाएगा, 8 से 5 गया 3, 8 से 2 गया तो 6 हो गया, उतारा लेंगे 9 का। तो ऑप्शन में शुरू में 15 लिखा था और 14 लिखा था, तो सबसे बड़ा 5 है, 5 चेक करेंगे, 12 पंजे 60, 63 से छोटा आ रहा तो 5 का गुणा किया 55 25, 12 पंजे 60 तो 62 हो गया, यानी कि 5 बार अभी भाग चला गया। तो ये 625, 9 से 5 गया 4, 3 से 2 गया 1, उतारा ले लिया 5 का। अब यहाँ पर फिर से एक बार ऑप्शन देखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या लिखा, ये तो पहले तो दोनों काट दो, एक में 6 लिखा, एक में 1 लिखा है। पहले तो सबसे बड़ा सा चेक करेंगे, एक बार 6 से चेक करेंगे, फिर यहाँ से कर लेंगे 6 से चेक करेंगे तो 12 छंग 72 बहुत बड़ा हो जाएगा, एक ही बार भाग जाएगा। तो हमारा जिसमें 151 लिखा होगा स्टार्टिंग में वही आंसर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन लेवल आप देख सकते हैं कि सवाल में कितनी है। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल। जैसा पहला सवाल था, उनसे रहना दूर है, ठीक है, और रह तभी दूर पाओगे जब उनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं रह पाओगे। एक कक्षा में विद्यार्थियों के औसत इतना था, ये तो आसान है भाई, एलिगेशन का लग रहा है। तो 16.8 तो दोनों का हो गया और लड़कों का 17.6 हो गया और लड़कियों का 16.4 हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे तो 0.4 आ गया, इनका डिफरेंस हो गया 16 से 8 गया तो 8 बच गया, 0.8 तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया आंसर। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी होती है। दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतनी थी, पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी? तो 14,520, वृद्धि हो गई तो 110 हो गया, कमी हो गई 12% का मतलब 88 हो गया, तो 11 एकम 11 हो गया, 3 बच गया, 11 3 33, 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 हो गया, 8 एकम 8, 8 पन्ना 40, कहीं 15 लिखा है, आंसर लगा दो। अब इस तरीके से बनाने से कोई फायदा नहीं कि 11 बटे में 10 लिखेंगे, फिर 88 बटे में 100 लिखेंगे, फिर बराबर में 14,520, इतना तो आपको पता है ना, यही करते रहोगे क्या? तो आप स्टेप्स कटिंग करो। अगला सवाल, 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य 54 का अंतर है। बिल्कुल देखो इसी टाइप का सवाल अभी किया था थोड़ी देर पहले। 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य इतना अंतर है, तो यदि संख्या के अंकों का अनुपात इतना है, उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य अंतर कितना होगा? अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्हीं को संख्या मान लेते हैं, यानी कि 13 थी, अंकों को अगर चेंज करेंगे तो 31 हो जाएगी। इनका डिफरेंस 11 से 3 गया 8 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 2 से 1 गया 1, देखो 9 का मल्टीपल आया। हमारे हिसाब से 18, क्वेश्चन में 54 हो गया, तो 1 बराबर में 18 3 54 हो गया। यानी कि जो नंबर थे हमारे पास वो क्या थे, 1 बराबर में 3, 3 बराबर में 9 हो गया, यानी कि हमारे हिसाब से 39 हो गया। और कह रहा था इनका सम 12 और इनका डिफरेंस 6 हो गया, इनका अंतर 12 से 6 गया 6। आई समझ गए ना, 1 बराबर ये निकाल लिया, 3 बराबर 9 निकाल लिया, तो अंक क्या बन गए, 39 बन गए। इनका सम किया तो 12 हो गया, इनका डिफरेंस किया 6, अंतर 6 आ गया। अगला सवाल, अब ये सवाल आप खुद से करेंगे, इस पे कोई वार वगैरह तो लगा नहीं है, लेकिन हाँ एक बात विश्वास करके मेरे ऊपर, ये करना जरूर है, नहीं तो वहां पर थोड़ा टाइम लग जाता है, यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल, एबीसी अपने टेलीफोन बिल का भुगतान इतने के अनुपात में करने के लिए सहमत होते। ए पहले माह के लिए इतने का भुगतान करता है, बी दूसरे माह के लिए इतना भुगतान, सी तीसरे माह के लिए इतना भुगतान करता है। खाते के समायोजन के लिए बी कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? तो 5 3 8 7 15 हो गया। अब 15 का मान इनका सबको जोड़ दो, यानी कि 8 4 12 हो गया, 12 5 17 हो गया, यानी कि 17 में और जोड़ देंगे तो ये 100 1800 हो गया। तो 1 बराबर में 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर बी का निकालते तो 12 पंजे 60, 600 हो गया। अब 600 में से 560 अगर हम घटा देंगे तो 40 और देना पड़ता, लेकिन ये 40 पहली कंडीशन में किसने पे कर दिए थे? वो इसने पे कर दिए थे, क्योंकि अगर 3 बराबर निकालते तो 360 हो गया,
ए ने भैया कहा कि बी तुम परेशान क्यों हो, हम तुम्हारे ऊपर दया कर रहे हैं, इसलिए ये पूरी लाइन कंप्लीट थी। यहाँ से पूछा गया था कि बी ने कितना और देना होता कि बी अगर इंडिविजुअल करता तो उसका जमा हो जाता। अगला सवाल, अब इस सवाल में वार लगा हुआ है तो ये मैं बता दे रहा हूँ इतना, बाकी तो आप कर ही लेंगे। तो ये 65 का 65 लिख लो, जिसके ऊपर वार नहीं है वो यहाँ से घटा दो, बटे में जितने के ऊपर नंबर वार है वो 9 लिख लो, जिसके ऊपर नहीं है पॉइंट लगा दो। इसी तरीके से ये 59 है, इसके आगे कुछ घटाने के लिए है ही नहीं तो खत्म कर दो उनको, बटे में जितने हैं तो 99 कर दो, बस खत्म हो गया। अगला सवाल, यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर इतने वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्ध वार्षिक रूप से की जाती तो उसी धनराशि पर समान दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्षों में इतनी हो जाती। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से होती तो उसी धनराशि पर समान दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता। अब पहली कंडीशन में देखो क्या कह रहा था, वार्षिक तौर पर गणना की जा रही है, यानी कि एक वर्ष बाद, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते तो एक साल ये पूरी हो गई, ये आधी साल, यानी कि रेट यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%, यहाँ पर तो आधी हो गई होगी। तो 10% का मतलब होता है क्या, 1/10, यानी कि 10 से चीज 11 होगी पहली साल में, दूसरे में भी होगी। इसका मतलब हो गया 5 दूनी 10, 1/20, यानी कि 20 से चीज कितनी हो गई, 21 हो गई। अब इनका गुणा कर दो तो ये 2000 हो गया, यहाँ से करेंगे 11 11 में 121 हो गया, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 44, 21 एकम 21 और 4 25 हो जाएगा। समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो कह क्या रहा था, कह रहा था यदि अर्धवार्षिक होता तो अर्धवार्षिक होता तो रेट तो हमारी 5% हो जाती है अर्धवार्षिक के लिए, और लेकिन यहाँ पर ये सहूलियत वाली बात थी, उसने एक वर्ष बोल दिया। एक वर्ष में 6 महीने की कैसे स्लैब होंगी, 2, तो अल्टीमेटली टाइम 2 वर्ष हो गया। अब 2 वर्ष हो गया, यहाँ से अगर हमें 5% को लिखना हो तो 1/20 लिखेंगे, यानी कि 20 से चीज 21 हो रही है। अब 2 की बात कर रहा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 400 हो गया, यहाँ पर 441 हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, प्रिंसिपल चेंज हुआ था, नहीं हुआ था। तो प्रिंसिपल यहाँ पर 2000 है तो यहाँ पर भी 2000 चाहिए, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना, ब्याज, तो इनका डिफरेंस 41, तो ब्याज यहाँ पर कितना मिलेगा, 41 गुणे में 5, इतना ब्याज मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 25 41 का मान हमें दिया गया था 12705, और हमें निकालना था 41 गुणे में 5। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर कहीं से भी तुम्हें 0 आने की संभावना लग रही है, नहीं लग रही ना, तो ये सब क्या कर रहे हैं, खत्म करो भाई। 0 आने के लिए हमें 5 और 2 चाहिए, यानी कि या तो 5 हो या तो कोई इवन नंबर हो, तभी हमारा 0 आ पाएगा। अगर 10 दिख रहा हो तब तो भैया इसमें भी 5 गुणे में 2 होता है, 5 के साथ 8 हो, 5 के साथ 6 हो, 5 के साथ इस तरीके से हो, तभी तो आ पाएगा। कुल मिलाकर इनमें कहीं ना कहीं 2 तो छुपा है ना, तो ये तो कंडीशन होनी चाहिए, है ही नहीं वहां पर। खत्म कर दो, सवाल आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। बाकी आप लोगों को कैलकुलेशन करने में मजा आता हो तो वेल एंड गुड, बाकी कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 5 25, 25 एकम 25, हासिल लगा 2 हो गया, 25 चौको 100, 102, आंसर आ गया, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक्चुअली पहले मैंने देखा नहीं कि कैलकुलेशन आसान है, कोई बात नहीं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, लेकिन हाँ पता होना चाहिए ना तरीका कि कहाँ पे चीजें, मान लो कैलकुलेशन टफ होती तब कैसे करते, तो इसलिए हर चीज पता होनी चाहिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो x का मान क्या होगा। अच्छा, ऊंचाई 3 गुनी है तो 8 × 24 हो गई ऊंचाई। अब तो आसान हो गया, 4/3 पाई r³ का मतलब हो गया 8⁻³ बेलन का आयतन हो गया पाई r² इंटू में 24 हो जाएगा। 24 को 8 गुणे में 3 ही लिख लो, क्यों लिख लें, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, दोनों तरफ रूट लेंगे तो इसका तो 2 बच जाएगा। 8 का स्क्वायर था तो वो 8 बच जाएगा। 3 देखो, एक ये है एक ये है, बटे में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गया, 3 पंजे 15, 5 से 1 बटे में 3, आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो ये सब कुछ दिया गया था, हमें A/B/C निकालना था। अब देखो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में जैसे मान रख दें ए बी के, अब यहाँ पर 6 रखा, 6×4 36 हो जाएगा, बी का मान 3 × 3 9 हो गया, तो 9 6 15 45 आ रहा, नहीं आ रहा। इसी तरीके से हमको सारे चेक करने पड़ेंगे, तो जहां मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा। उस तरीके से अगर नहीं करना है तब भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इन सबको जोड़ दो।
प्लस का सी स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 10 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 4 6 4 10 और 4 14 हो गया। इधर करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमें अगर ए का मान निकालना तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान रखना पड़ेगा, कितना है 61। यहाँ पर रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 10 से 11 9 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो ए बराबर में 3 हो गया। अब यहाँ से इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोल्यूशन कैसे करना चाहते हैं। अगला सवाल, अच्छा अभी पूरा हुआ कहाँ है, ठीक है। अभी अब देखो ए बराबर आ गया, अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में 34 था, इसका मान कितना हो गया 3 त्रिका 9 हो गया, तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे 25 हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर 25 कर देंगे, बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो 3 और 5 इसी में था, इसमें 3 था लेकिन 5 नहीं था। अगला सवाल करते हैं, एक संख्या को जब 4 5 6 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ से एलसीएम लेने के लिए ऐसा करो, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से 36 आ गया, 5 तो किसी में कॉमन है नहीं, यानी कि 5 छक्का 30 हो गया, 5 तियां 15 और 3 18 हो गया। इनटू में x प्लस का 3, ये नंबर हमारा रहा होगा। एक परीक्षा में विद्यालय ए से सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बी से सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। विद्यालय बी के 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80% अधिक है, तो विद्यालय ए से परीक्षा में सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में से विद्यालय ए से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, पहला अध्याय खत्म हो गया। चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी तरीके के सवाल है। कह रहा था बी से सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक कर लेते हैं। अब कह रहा था विद्यालय बी के 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि इसका 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो 75 उत्तीर्ण हुए। अब वो कह रहा था कि यदि दोनों विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80% अधिक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर दोनों का निकालते तो 75 से 80% अधिक का मतलब क्या हो गया, 20 चौकू 80 20 पंजे 100, यानी कि 9/5 हो गया। यहाँ पर करेंगे 15 पना 75, 15 नए में 135 आ गया। ये तो दोनों के उत्तीर्ण आ गए। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका ए का, तो इनका डिफरेंस कर देंगे तो यही आ जाएंगे निकल के। कितने आ गए 0 और 13 से 7 चला गया 6 हो गया। तो एक चीज बताओ, 60 120 का क्या परसेंट है, 50% है, यानी कि कितने पास हुए ए से 50%। अगला सवाल, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक संभावित त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ, इतना सरल सवाल। अंतर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2√3। अब ए का मान 30 हो गया, बटे में 2 हो गया और √3 हो गया, यानी कि 2 पंजे 10 कर देंगे, यहाँ पर 3 कर लो तो ये 5√3 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, क्षेत्रफल, तो πr², पाई तो पाई लगा रहेगा, r का 15 पना 25 क्या कर रहा हूं मैं 25 55 25 यहाँ 75 हो गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। एक्स स्टेशन ए से बी की ओर और वाई स्टेशन बी से ए की ओर एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो ये लाइन आ गई फिर से, एक्स और वाई को अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में क्रमशः इतने और इतने घंटे का समय लगता है। यदि एक्स की चाल इतनी है तो वाई की चाल क्या होगी। देखो एक्स अपॉन में वाई, यानी कि इनकी स्पीड लिख रहे हैं तो इनका टाइम अपोजिट हो जाएगा। फार्मूला लिख दें क्या, S1/S2 बराबर में T2 अपॉन में T1। तो जो स्पीड इधर होगी तो इसका टाइम नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, मिलने के बाद ये चीज याद रखना। अब ये x की चाल हो गई। अब x का टाइम क्या था, ये था, यानी कि यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये 8 दूनी 16, 8 पन्ना 40 और 2 42, 5 ऊपर पहुंच जाएगा। इनटू में कर देंगे 7 चौक 28 और 28 और 2 30/7 हो गया। समझ में आ गई बात। तो इधर 6 पंजे 30 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया। रूट के बाहर निकाल लेंगे तो 50/x 5/7 हो गया। तो इधर करेंगे ये 10 हो गया, तो x बराबर 70 आ गया। समझ में आ गई। यहाँ पर बाई लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये बाई बराबर निकल के आया। अगला सवाल, सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के इतने भाग पर बेचता
तो उसे 10% की हानि होती। यदि वह उसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता। कह रहा था उसके विक्रय मूल्य के 4/5 पर बेचता, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 500 है, 4/5 पर बेचता तो 400 पे बेच रहा। जब इतने में बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90 बराबर में 400 हो गया। अगर हम 100 बराबर निकालेंगे तो 400 बटे में 90 गुणे में 100, ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। क्योंकि हमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम किस पर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो हमने 90 बराबर 400 कर लिया, 100 बराबर निकाल लिया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो कह रहा था वास्तविक विक्रय मूल्य के 95 पर बेचता, तो यानी कि वो 95 पर बेचता, 500 की चीज बेच रहा था पहले, यही तो मूल्य था पहले, और इसके 95 में बेचता, तो उसका लाभ क्या होता है। इनका रेशियो बना लेते हैं इससे, 400 बटे में 90 गुणे में 100। अगर ये आपको तरीका पहले से पता होता तो आपको डायरेक्ट लिखना था इन सब चीजों में। देखो 4 और 5 का रेशियो वही बन के आया, इनको अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा कोई बताने आएगा तब हम इसका क्या करेंगे, शॉर्टकट निकालेंगे, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको खुद बनाने पड़ते हैं शॉर्टकट, हर चीज का अलग से थोड़ी ना आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। 5 दूनी 10 हो गया, ये 19 हो गया, तो इधर कर लेंगे 19, इधर कर देंगे 160। अभी कुछ रह गया क्या, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा हाँ, 19 ने में 171 होगा ना, क्योंकि ये 9 रह गया था ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 11 रुपया का। किस पर हो रहा है, 160 पर, गुणे कर देंगे 100, तो 0 से 0 चला गया। 8 छंग 48, 48 और 7 55 हो रहा है, तो 11 की डिविजिबिलिटी यही मिल रही है। 8 छंग 48, 49, 11 की डिविजिबिलिटी नहीं है। 9 छक्का 54, 54 में 8 जोड़ देंगे 62, नहीं है 11 की डिविजिबिलिटी। 9 छक्का 54, 1 55 यहाँ मिल रही थी। 2 ऑप्शन थे, हमें चेक करने पड़ते, लेकिन होशियारी अगर दिखाते तो नीचे तो 16 है ना, तो 9 कहाँ से आ गया, आंसर लगा दो, बाकी कैलकुलेशन है। अगला सवाल, 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक। देखो एक चीज बता दें, जिस सवाल का ये पेपर है ना, जिस टाइप का, तो आप एक चीज समझ लो, आपको ऑप्शन भी पता होने चाहिए, आपको यूनिट डिजिट पर भी काम करना आना चाहिए, आपको जो बेसिक मेथड है डिवाइड का वो भी पता होना चाहिए, आपको 11 की मल्टीप्लाई का रूल भी पता होना चाहिए। बहुत चीजें काम में आती भाई, इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा जिस टाइप से पेपर ये सब दिए गए। तो ये चीज समझो, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसमें लगे पड़े, तब तो फिर टाइम इसी में चला जाएगा। और इस टाइप के देख लेना भाई, आप ये जो दे रहे हो ना, ये वीडियो देखो, मैं नहीं कहता हूँ नहीं देखो, लेकिन उससे पहले आप मॉक अटेम्प्ट करके आए, फिर वहां की अप्रोच और मेरे वीडियो के देखो कि अप्रोच मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या क्या कमी आ रही है। ये चीज समझने की कोशिश करो, आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये अच्छे नंबर दिला पाएगी मैथ। नहीं तो इतना कैलकुलेटिव पेपर विद इन टाइम में करना बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे। 15 क्वेश्चन ये सीजीएल के 25 के बराबर है, ये ध्यान कर लेना। 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक दाई अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या और उसके अंकों का योग गुणनफल इतना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, बिल्कुल हमने इसमें बताया था, ये हो गई संख्या। करा तो दाई के अंक से 3 अधिक है इकाई का अंक ये हो गया, यानी कि b माइनस का a बराबर में 3 हो गया। अब कह रहा था वो संख्या और संख्या के अंकों का गुणनफल कितना दिया था, 324। हमने आपसे कहा था इसका फैक्टर कर लो, तो हमने फैक्टर किए, 4 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। इसको करेंगे 9 नेम 81 हो गया। अब यहाँ पर कुछ बना, अभी कुछ नहीं बना। अब आपको इस तरीके से संख्या बनानी है कि वो 3 अधिक वाला बन जाए। तो हमने जैसे किया 9 चौक 36, तो यहाँ पर एक चीज देखो, इकाई अंक 3 ज्यादा हो रहा, यानी कि हमारी संख्या यही रही होगी, यानी कि ये हो गया b का मान और ये हो गया हमारा a का मान। समझ में आ गई बात। अब क्या करना था, कह रहा था वो संख्या किसके बीच में होगी, तो संख्या हमारी क्या है, 36 है, किसके बीच में, आंसर लगा। अगला सवाल, एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक इतने हैं, उच्चतम और न्यूनतम अंकों को निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंक में से 1 अंक कट जाता है। उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत स्कोर क्या है। अब यहाँ पर समझो, टोटल 52 छात्र थे, तो 2 छात्र हट गए तो 50 बचे, इधर 2 थे, इनका सबका एवरेज 45 था। अब जब जो चले गए हैं 2 लड़के, तब 2 लड़के क्या मतलब जो रन थे उच्चतम और न्यूनतम अंकों वाले, अंकों की बात हो रही है, ठीक है। जब वो 2 चले गए तो 50 बचे थे और एवरेज 1 कम हो गया, यानी कि एवरेज 1 कम हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 44 बचा। बात समझ में आई। अब हमें ये निकालना था इन्हीं 2 का एवरेज। यहाँ रेशियो बनाते ये 25 इतना बन गया, इनका डिफरेंस 1 आ गया, 1 बराबर 1 होगा तो 25 बराबर 25 हो गया। एक चीज बताओ, एवरेज में 1 ये कम है तो दूसरा
ज्यादा होगा, तब जो ज्यादा होगा तुम निकाल नहीं पाओगे। ये वाला कितना आ जाएगा 45 प्लस का 25 यानी कि 70 आंसर आ गया। भाई दो लोगों का एवरेज यही तो निकालना था, बात खत्म हो गई। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष समान दर से 4 वर्षों में इतनी, 7 वर्षों में इतनी, तो धनराशि साधारण ब्याज पर इतने वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करो और फिर आंसर निकालो। कुल मिलाकर हमें किस पर काम करना है, हमें पहले तो प्रिंसिपल निकालने पे काम करना है। तो 7 वर्षों में कितनी होगी 11,700 होगी, 4 वर्षों में कितनी होगी 9,900 होगी। यहाँ से डिफरेंस 3 साल का ब्याज आ जाएगा, 17 से 9 गया तो 8 हो गया, 10 से 9 गया 1 हो गया। तो 4 साल का ब्याज निकालेंगे, ये 6 गुना यानी कि 600 गुना, तो 6 चौक 2400 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखो 9900 माइनस का 2400, 9 से 2 गया 7, ये क्या आ गया ये प्रिंसिपल आ गया। अब इसी पर हमको निकालना था, तो देखो 7500 गुणे में 8 3 24, 2400 तो 26 बटे में 3, गुणे में 4 दूनी 8, 8 और 1 9 बटे में 4, और बटे में कर देंगे 100। ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा ही निकल के आ जाएगा। तो आप बताओ, कैलकुलेशन है फिर से इसमें, लेकिन एक चीज तो आप समझ गए होगे, ये 0 यहाँ से कर दो, ये यहाँ से चला गया, ये 25 हो गया। अब पूरा तो कटना नहीं है भाई, 4 किसी से काट पाओगे नहीं कटना है, तो ये तो ऑप्शन दोनों चले गए ना। अब हमारे पास यूनिट डिजिट में देखो यहाँ पर 7 5 है, यहाँ पर 5 0 है, यानी कि इसमें पॉइंट देखना कितने के बाद आ रहा है, 1 के बाद, इसमें 2 के बाद। तो यहीं पर हमें कहानी खत्म करनी थी। तो इधर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, इधर 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया बस। अब यहाँ पर एक चीज देख लो कि अगर करोगे तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, पॉइंट कितने के बाद आना, 1 के बाद आना। देखो बचा क्या क्या, 25 गुणे में गुणा कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं कुछ भी बचा। यहाँ पर कहीं से आपको दिख रहा है 5 गुणे में 2 यानी कि कोई इवन नंबर लिख रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा हो कि 0 बना देगा पॉइंट चला जाएगा, नहीं ना। तो 1 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, बात खत्म, पूरी कैलकुलेशन नहीं करना। चलो फिर अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, यदि उसे 60 रुपए की छूट के बाद 480 में बेचा जाता है तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। एक चीज देखो यहाँ पर छोटी सी हम बताएं, कभी भी आपको 25% अधिक की बात कह दे तो हमेशा 80 से चीज 100 कर देना, नहीं समझे भाई। देखो 80 से अगर आप 125 चीज बढ़ा दे, 25% बढ़ा दो तो वो 100 बनेगी जाके। तो ये चीज याद रखना, ये काम में आती है बहुत जगह। तो यहाँ पर क्या हुआ, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। अब यहाँ पर 60 की छूट किस पे दी गई होगी, मार्क प्राइस पर, तो वो इसमें जोड़ देंगे तो वही तो बन जाएगा। 480 में 60 जोड़ दोगे तो 0 8 से 14 हाथ से लगा 540, ये क्या बन गया, ये मार्क प्राइस ही तो बन गया। तो ये 100 बराबर में 540 आपको पता लग गया। अगर 80 बराबर निकाल लेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो गया बस। अब वो ये कह रहा था 480 में बेचा जाता है, चलो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, यहाँ से हमें प्रॉफिट निकालना था। तो 0 से 0 चला गया, 8 6 48 हो गया। इधर करेंगे तो 6 कम 6 6 में 54 हो गया, 0 से 0 हो गया, तो 9 से चीज 10 हो गई। कितने का प्रॉफिट, 1 रुपया का, 9 का गुणे हो जाएगा 100, यानी कि 11 से ही 11.11 लिखा तो इतना लिख लो, ठीक है। तो आसान सवाल थे होते हैं। अगला सवाल, ए एक कार्य को 2/3 भाग 16 दिनों में करता है और शेष कार्य बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा हुआ है, तो ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 65% भाग कितने दिनों में कर लेंगे। तो सिंपल सी बात देखो भाई, यहाँ पर 2/3 भाग हो गया, 1/3 काम बचा होगा ना, ये काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। 2/3 भाग ये 16 दिन में हुआ, टोटल काम हुआ 21 दिन में, तो 5 दिन में बी ने काम किया होगा, 1/3 बचा हुआ। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज यही हो गई कि 2 काम हो रहा 16 दिन में, भाई पूरा काम 3 मान लिया, उसमें से 2 काम हो रहा 16 दिन में, तो 3 काम कितने में होगा भाई, 2 काम हो रहा 16 दिन में, 3 काम 2 8 16 8 3 24 दिन में होगा, यानी कि ए पूरा काम 24 दिन में कर लेगा। इसी तरीके से बी 15 दिन में पूरा कर लेगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 120, 24 पंजे 120, 15 8 120। टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क कितने दिन में आ रहा था, 24 दिन में ए कर रहा था पूरा, इफिशियंसी 5, टोटल वर्क वैसे भी 120 था, मैं कहाँ सोच रहा हूँ। तो ये टोटल वर्क हमारा बन गया। अब इसका 65% भाग हमको करवाना है, और किसको करवाना, ए बी साथ मिलकर, तो इफिशियंसी 13 हो गई। तो 13 पंजे 65 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 6 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुना के बराबर है तो ए बी से कितने % अधिक या कम है। तो देखो अब यहाँ पर 1% तो कट गया, अभी 1% बचा हुआ, लेकिन जब वो हटाओगे ना तो ये दोनों 0 चले जाएंगे,
तो 8 पन्ना 40A बराबर में 25B, ये क्या हो गया, पेन फिर बंद हो गया, ये हो गया 25B इंटू में 3 गुना के बराबर। बात समझ में आ गई। तो 55 25 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि A अपॉन में भी लिख सकते हैं 15/8। तो कह रहा था सबसे पहले तो ये कम वाले काट दो, कह रहा था A B से कितने % अधिक या कम है, भाई B से अधिक हो रहा ना, कितना, 7 अधिक हो रहा, 7/8 गुणे में 100, इसका मतलब क्या होता है, 12.5% होता है, गुणे में 7 हो रहा है, यानी कि इसका मतलब हो गया 87.5% अधिक है। ये चीज ध्यान रखना। चलो फिर ये शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई। अब देखो आपके सुंदर सुशील 2 हाथ दिए भगवान ने, उनसे कभी कभी कमेंट कर लिया करो, कमेंट बहुत कम करते हो आप लोग, बताया करो कि अप्रोचेस अच्छी चल रही कि नहीं चल रही, या क्या वीडियो में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको चीजें सब समझ में आ रही हैं। और आपको नंबर भी दे रखा है 9919293977। आप भैया हाय हेलो, ये हाय हेलो नाम की चीजें होती है ना, ये भैया अपने इधर तो अच्छी नहीं लगती है, तो ये सब ना बोल के आप अपने डाउट भेज दो, क्वेश्चन भेज दो। अब इनको मैसेज देखते हैं, और ये डायरेक्ट मैसेज किया करो, आप इधर उधर ग्रुप में भेज दो, मैं नहीं देख पाता हूँ, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो, मैं आपको रिप्लाई कुछ ना कुछ कर दूंगा, यानी कि सोल्यूशन मिल जाएगा या कुछ भी, लेकिन कमेंट जरूर किया करो और वहां पर बताया करो कि चीजें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हो सकता है। देखो रीच भी चाहिए होती है ना, तो वहीं से मिल पाएगी, और तो मैं कुछ बोलता नहीं, आप बिल्कुल भी मत करो, कुछ भी मत करो, केवल कमेंट कर दो बस, बाकी चीजें आप कमेंट करके बताइएगा एक्चुअल में अच्छी चल रही नहीं चल रही। ऐसे फर्जी का कुछ भी नहीं, कि हमें फर्जी के कोई भी लोग नहीं चाहते कि हमसे गुमराह होके हमसे जुड़े, अगर चीजें अच्छी हो तभी जुड़े, नहीं जुड़ेंगे तो भैया कोई जरूरत नहीं है यार, किसी का भलाई नहीं कर सके तो फिर मतलब क्या अपनी मेहनत बेकार करने का। ठीक है, बाकी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।